हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान यानी कि डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार लोकतंत्र में जो बदलाव आए, इस चैप्टर का मूल उद्देश्य है। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर 6 नंबर का परीक्षा में आएगा, तो 6 नंबर की तैयारी करनी है तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। और साथ में ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी लाभदायक है जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट आएंगे जो कि आपके एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए वीडियो को अंत तक देखें। जो टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर में से वो जयप्रकाश नारायण की समग्र क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्मक मानववाद के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का वो है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 25 जून 1975 को लगाई गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, देश में महत्वपूर्ण इमरजेंसी लगाई गई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, ठीक है। फखरुद्दीन अहमद वो थे राष्ट्रपति थे, उनके बारे में। तो और अंत में जो टॉपिक मिलेगा लोकतांत्रिक अभ्युत्थान उत्थान यानी कि वयस्क पिछड़े युवाओं की कैसे लोकतंत्र में भागीदारी हुई। तो कुल मिलाकर जो चैप्टर कंसेप्ट है, जितने भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल से कहीं ना कहीं वो संबंध रहेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं जयप्रकाश नारायण और समग्र क्रांति के बारे में समझने से। मैं पॉइंट पर पॉइंट समझाऊंगा आपको, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है कि जयप्रकाश नारायण अपने 3 प्रमुख योगदानों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले इनके बारे में बता दूं, जयप्रकाश नारायण कौन है। एक राष्ट्र नेता के रूप में जाने जाते हैं, राम मनोहर लोहिया भी राष्ट्र नेता के रूप में जाने जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी। तो तीनों ने क्या समाज को दिया, कैसे देश के विकास में या कैसे देश के राजनीतिक में प्रभाव डाला, वो पढ़ेंगे। तो जयप्रकाश नारायण अपने 3 प्रमुख योगदानों के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन से योगदान? भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष। सबसे पहले अगर किसी नेता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई तो जयप्रकाश नारायण थे। तो नंबर 1 पॉइंट यहाँ लिख लेंगे आप। दूसरा है सामुदायिक समाजवाद, एक ऐसे समाजवाद की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें समाज के सभी लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो। तीसरा समग्र क्रांति, यानी सभी लोग मिलकर क्रांति करेंगे तभी देश का उद्धार होगा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ते पढ़ते हम बेटा समझेंगे। तो 3 प्रमुख योगदान क्या है जयप्रकाश नारायण के? भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष, सामुदायिक समाजवाद, समग्र क्रांति। ये 3 महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिए वो जयप्रकाश नारायण ने दिए। अब इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये 3 आपको याद हो गए होंगे, नाउ डिटेल से पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता उत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में जयप्रकाश नारायण ऐसे प्रथम नेता थे जिन्होंने मुख्यतः गुजरात, बिहार में युवा यानी छात्र भी वर्ड लिख सकते हैं, युवा भी लिख सकते हैं, युवा सहभागिता द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक वृहद अभियान आरंभ किया, जिसकी आवाज़ दिल्ली के रामलीला मैदान तक सुनाई दी। और इन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से प्रधानमंत्री पद छोड़ने तक का मांग की कि अपना पद छोड़ें। तो ये एक महत्वपूर्ण नेता रहे जिन्होंने गुजरात, बिहार के युवाओं लोगों को देश में आंदोलन करने के लिए अग्रसर किया, ठीक है। उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल संस्था का पक्ष समर्थन किया, यानी उन्होंने कहा कि सभी सरकारी संस्थाएं कोई भी सरकारी बात को ना माने। तो उन्होंने ये भी कहा था। तो पहला तो महत्वपूर्ण याद है कि इन्होंने गुजरात, बिहार के युवाओं द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आंदोलन आरंभ किया। दूसरा सामुदायिक समाजवाद का उनका सिद्धांत समुदाय, क्षेत्र व राष्ट्र के त्रिस्तरीय रूप में एक यथार्थ संघ का, यानी जो समुदाय के लेवल पे, क्षेत्र के लेवल पे, राष्ट्र के लेवल पे, तीनों का एक ऐसा समाज बनाना कि सभी वर्गों का भला हो। यानी भारत को समुदायों के एक समाज के रूप में, ये ना हो कि मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ, बंगाली हूँ, सब भारतीय हैं और सब भारत के होने के नाते एक मानव हैं। तो उन्होंने सामुदायिक समाजवाद का सिद्धांत दिया कि सभी लोग, चाहे वो किसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, किसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पूरे राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, वो एक समाज के रूप में ही रहें। और तीसरा है इन सिद्धांतों को पालन के लिए उन्होंने समग्र आंदोलन, यानी जो ऊपर 2 सिद्धांत है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, वो अकेले तो उसको पूरा नहीं कर सकते। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? समग्र आंदोलन का जरिया अपनाया। समग्र का मतलब होता है सभी लोगों की मेल मिलाप, आंदोलन, सभी के मेल मिलाप से जो आंदोलन होता है उसे समग्र आंदोलन कहा गया। इसके माध्यम से जयप्रकाश नारायण व्यक्ति, समाज, राज्य के रूपांतरण का प्रतिपादन करते हैं, यानी हम समाज को, राज्य को, देश को बदलना चाहते हैं, देश में भ्रष्टाचार आदि को मिटाकर देश में सामुदायिक समाजवाद को लाना चाहते हैं। ये जयप्रकाश नारायण की जो 3 रणनीतियाँ थी वो उनमें से थी। समग्र क्रांति के लिए उनका आह्वान नैतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पारिस्थितिकीय रूपांतरण के समावेशन की पहल, यानी सभी जाति, धर्म, समुदाय, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना,
ये उनकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण पहलू था। उनका राजनीतिक रूपांतरण लोकतांत्रिक राजनीति में प्रतिनिधियों को वापस बुलाने के अधिकार, यानी उन्होंने क्या कहा था कि जो राजनीति में प्रतिनिधि अच्छा काम नहीं करे उनको भगा दो, वहाँ से वापस बुला लो। ग्राम में मोहल्ला समितियों के महत्व, कि हर गांव मोहल्ला के जो अध्यक्ष उनको महत्व दिया जाना चाहिए। देश के स्वस्थ राजनीति के ऊपर लोगों को विशिष्ट वर्गों में, यानी देश में साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष किया, सामुदायिक समाजवाद के पक्ष में थे और समग्र क्रांति का आह्वान किया जयप्रकाश नारायण ने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और जयप्रकाश नारायण के अनुसार क्या है कि व्यक्ति है, मूल तत्व व्यक्ति है जो परिवर्तन का घोतक है, यानी व्यक्ति ही परिवर्तन ला सकता है, यानी हर व्यक्ति को मिलकर देश में परिवर्तन लाना चाहिए। ठीक है। राम मनोहर लोहिया, जैसे कि हम जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ चुके हैं, उन्होंने क्या दिया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, सामुदायिक समाजवाद और समग्र क्रांति। उसी प्रकार राम मनोहर लोहिया भी एक राजनीतिज्ञ थे, बहुत महान व्यक्ति थे, जिन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद, एक ऐसे समाजवाद के पक्ष में जो लोकतंत्र के अनुरूप हो। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पे जनता का ही प्रतिनिधित्व हो। तो राम मनोहर लोहिया भारत में समाजवाद के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक प्रतिपादक रहे हैं। समाजवाद का मतलब होता है जिसमें सभी संसाधन किसके हाथ में होते हैं, सरकार के हाथ में। सभी संसाधन सरकार के हाथ में होते हैं, उसे समाजवाद कहते हैं। ठीक है। तो किसके पक्षधर थे, समाजवाद के पक्षधर थे। कौन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाजवाद को लोकतंत्र से संबंध करते हैं उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद। उन्होंने कहा कि समाजवाद लोकतंत्र के अनुसार होना चाहिए, लेकिन जो भी नेता राजनेता बने वह सभी कुछ समाज की भलाई के लिए कार्य करें। तो समाजवाद लोकतंत्र का जो सार है बेटा, कि लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों का भला। लोहिया भारतीय समाज में पूंजीवाद तथा साम्यवाद दोनों को ही समान रूप से अप्रासंगिक, यानी पूंजीवाद तो वैसे ही बेकार होता है जो अमेरिका की नीति है, और साम्यवाद जो कि चाइना की है, दोनों को ही अप्रासंगिक मानते थे, यानी कि देश हित में नहीं मानते थे। आगे बढ़ें। उनके लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत हैं, उनको ध्यान से सुनना है बेटा। कितने सिद्धांत हैं, 2। भोजन एवं शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य, सभी को भोजन मिलना चाहिए, सभी को रहने की जगह मिलनी चाहिए। तो राम मनोहर लोहिया जी के इस लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत कौन थे, पहला भोजन व शरण के रूप में आर्थिक उद्देश्य, दूसरा था बेटा लोकतंत्र और स्वतंत्रता के रूप में गैर आर्थिक, सभी को आज़ादी होनी चाहिए, सभी को राजनीति में हिस्सा लेने का अधिकार होना चाहिए। तो 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत लेकर आए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी। और एक चीज़ और, राम मनोहर लोहिया इनके साथ एक चीज़ और लेकर आए, वो है चौबुर्ज राजनीति, यानी कि 4 बुर्ज, 4 इमारतें, 4 स्तंभ, जिन्होंने राजनीति तथा समाजवाद के 4 स्तंभों का वर्णन किया। और ये स्तंभ एक दूसरे से संबंध है। 4 स्तंभ राजनीति के कौन कौन से हैं, केंद्र, क्षेत्र, जिला, ग्राम में, इन सभी का अगर एक साथ हम विकास करेंगे देश का विकास होगा। मान लो आप इन तीनों में से एक पिलर छोटा रह जाएगा आपके मकान में, तो मकान क्या होगा, ढह जाएगा। सेम उसी प्रकार 2 सिद्धांत तो थे ही साथ में इनके, एक चौबुर्ज राजनीति का भी प्रतिपादन किया। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि चौबुर्ज राजनीति का प्रतिपादन किसने किया, ये CUET में आ सकता है इजीली, तो हम लिखेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पक्ष है बेटा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र, क्षेत्र, जिला, ग्राम में सकारात्मक कार्यवाही को प्रधानता देते हुए लोहिया का मत है यह सिद्धांत न केवल अशक्त लोगों के लिए होना चाहिए अपितु महिलाओं और गैर धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। तो वो एक ऐसी राजनीति के पक्ष में थे, चौबुर्ज राजनीति के पक्ष में थे। ठीक है बेटा, चौबुर्ज राजनीति के पक्ष में थे ये लोग। आगे बढ़ते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के 2 सिद्धांत और चौबुर्ज राजनीति कौन लेकर आया बेटा, राम मनोहर लोहिया। उन्हें एक पार्टी भी बनाई थी, जिस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। ठीक है, समाजवादी पार्टी यूपी में इनका बहुत प्रभुत्व है, जो सभी दलों के विलय का एक प्रयास है। लोहिया के अनुसार समाजवाद दल 3 प्रतीकों पर काम करेगा। कुदाल जो मेहनत का प्रतीक है, मताधिकार का प्रतीक है, बंधन ग्रह समर्पण का प्रतीक। तो इनकी पार्टी के अगर परीक्षा में प्रश्न आता है CUET में कि लोहिया के समाजवाद में 3 प्रतीक कौन थे, तो ऑप्शन आएंगे ABC उपरोक्त सभी, तो कुदाल, मत और बंधन ग्रह। आगे बढ़ते हैं। दीनदयाल उपाध्याय तथा एकात्मक मानववाद। तो जिस प्रकार हमने जयप्रकाश नारायण के बारे में पढ़ा, दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक के साथ समाजशास्त्री भी थे, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। उनके प्रदेश को एकात्मक समाजवाद, उनके जो राष्ट्र को एकात्मक मानववाद कहा जाता है, जो एक स्वदेशीय सामाजिक आर्थिक प्रतिमान का प्रतिपादन है। यानी मानव एक सभी मानव एक हैं, इनका मतलब है कि हर मानव एक जैसा होता है, कोई भी उनसे भेदभाव ना किया जाए, और जहाँ मानव विकास का केंद्र होता है, यानी
हमारा मुख्य लक्ष्य है, किसी भी सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है मानव का विकास करें, और मानव के विकास के लिए जो स्कीम है वो चलाई जानी चाहिए। व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक मानव के लिए गरिमायुक्त जीवन जीना ही क्या है बेटा, एकात्म मानववाद का सार है। तो एकात्म मानववाद मानव को केंद्र में रखता है, मानव के गरिमायुक्त जीवन के लिए कोशिश करता है। आगे पढ़ेंगे बेटा। एकात्म मानववाद प्राकृतिक संसाधनों के समपोषित, तो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होगा कि एकात्म मानववाद प्राकृतिक संसाधनों का सभी लोगों के लिए समान रूप से पोषण का समर्थन करता है, जिससे इन संसाधनों की पुनः पूर्ति हो सके, इन संसाधनों क्या हो सके, पुनः पूर्ति हो सके। यह न केवल राजनीति अपितु आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है, क्योंकि ये सिद्धांत विविधता का संवर्धन करता है। विविधता यानी सभी लोगों में एकात्म का कंसेप्ट तभी आता है जब कि विविधता हो। हमारा देश विविधता वाला देश है, तभी तो कहते हैं एक अनेकता में एकता। तो एकात्म जो समाजवाद दिया वो मानववाद दिया किसने दिया, दीनदयाल उपाध्याय ने दिया। उनके एकात्म मानववाद के 3 सिद्धांत हैं, जैसे हमने सबके सिद्धांत पढ़े, पहले जेपी के 3 थे, लोहिया के 2 थे, इनके 3 कौन है, समग्रता की प्रधानता यानी विविधता में एकता, धर्म की सर्वोच्चता, कोई भी कार्य करे धर्म के आधार पर करेगा, अधर्म मतलब कोई गलत ना करे, समाज की स्वायत्ता, समाज को आज़ादी मिले। तो एकात्म मानववाद कंसेप्ट दिया हमारे डीडीयू ने, दीनदयाल उपाध्याय ने, इनकी यूनिवर्सिटी भी बड़ी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पश्चिमी पूंजीवादी व्यक्तिवादी और मार्क्सवादी दोनों के विरोधी रहे हैं। उनके अनुसार पूंजीवादी समाजवादी विचारधारा केवल मानव शरीर और मस्तिष्क की आवश्यकताओं पर बल देती है, जबकि जो एकात्म है व्यक्ति के समग्र विकास पर बल देता है। समग्र विकास पर कौन देता है, एकात्म मानववाद। ये आंतरिक चेतना, पवित्र मानवीय आत्मा पर आधारित अपने दर्शन को चित्ती कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जहाँ पे कोई भी वर्ग ना हो, अमीर गरीब का, कोई जाति ना हो, कोई संघर्ष ना हो। तो दीनदयाल उपाध्याय एक वर्ग विहीन, जाति विहीन, संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं। ये कंसेप्ट किसका है बेटा, ये दीनदयाल उपाध्याय। अब जो पूरे चैप्टर का जो मेन कंसेप्ट है वो नेशनल इमरजेंसी, एक एक पॉइंट इसका याद करना है। अगर सीयूईटी में क्वेश्चन आएंगे तो इसके आएंगे, और बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा कि इमरजेंसी के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कारण बताओ, इमरजेंसी कारण भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए ये बताओ, इमरजेंसी क्यों लगाई गई ये बताओ। तो सारे प्रश्नों के जो 6 नंबर का प्रश्न आएगा वो राष्ट्रीय आपातकाल में से आने की पूर्ण संभावना है। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुने। 25 जून का वो दिन था 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की गई। 18 महीने तक आपातकाल चलता रहा देश में। 352 अनुच्छेद 352 से जुड़ा हुआ था। 352 क्या कहता है, जब भी देश में आंतरिक अशांति के कुछ तत्व दिखाई दें तो आप इमरजेंसी लगा सकते हो। तो आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा। आपातकाल में देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को मिल जाती हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड हो जाते हैं। आपके जो अधिकार होते हैं वोट डालने, ये सभी अधिकार नष्ट हो जाते हैं। तो बेटा कब हुआ था इमरजेंसी लागू, 25 जून 1975 को। आपातकाल के जो प्रमुख कारक है बेटा बहुत ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्या कारण रहे हैं। तो आर्थिक कारण भी जिम्मेदार हैं, कुछ राजनीतिक कारण भी। फिर हम आर्थिक कारण की चर्चा कर लेते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब 1971 के चुनाव में 1971 के इलेक्शन में गरीबी हटाओ का नारा दिया तो वह कुछ खास नहीं कर पाया, यानी लोगों की गरीबी नहीं हटा पाए। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था भारी बोझ पड़ा, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध हुआ था। तो 10 लाख से भी ऊपर के लोग, 10 या 30 लाख से भी ऊपर के लोग इंडिया में घुस आए थे। तो अर्थव्यवस्था पर भारी संकट पड़ा। अमेरिका ने भारत को हर तरह से सहायता देनी बंद कर दी। तो ये आपातकाल के आर्थिक कारण है। और भी कारण है, आप ध्यान से 3 कारण याद कर लो कि गरीबी हटाओ का नारा कुछ नहीं कर पाया, बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था भारी बोझ पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से विभिन्न चीज़ों की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। तो कीमतें बढ़ना भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। औद्योगिक विकास की दर बहुत धीमी हो गई थी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। सरकार ने खर्चे कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन रोक दिए। तो ये महत्वपूर्ण कारण थे। कौन से कारण थे, आर्थिक कारण। किस चीज़ के बेटा, आपातकाल के। अब कुछ जो हम ऊपर टॉपिक पढ़ चुके हैं उनसे संबंध जोड़ते हैं। छात्र आंदोलन, आपको जयप्रकाश नारायण अभी पढ़ाया था, मैंने, याद होगा। गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाने की चीज़ों, खाद्य तेल, अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें और उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया। तो छात्र आंदोलन भी इमरजेंसी के कुछ कारण रहे हैं। मार्च 1974 में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
के खिलाफ बिहार में। तो जो घटना 1974 में गुजरात में घटी, वही घटना 1974 में बिहार में घटी। और दोनों का जो लीडर था वो जयप्रकाश नारायण जी थे। तो जयप्रकाश नारायण, जेपी जिसे कहते हैं शॉर्टकट में, इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया इस शर्त पर कि अहिंसक रहेगा और ये बिहार तक सीमित न रहेगा, पूरे देश में होगा। तो ये कुछ कारण थे जो कि इमरजेंसी के थे। तो आपने आर्थिक कारण पढ़ लिए बेटा और इन छात्र आंदोलन के बारे में पढ़ा। अब थोड़ा उससे आगे पढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति द्वारा सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की बात करी। तो किसने करी? जेपी नारायण ने। और पहले नेता जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, याद रखना इस चीज़ को। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, वो है जेपी ने भारतीय जनसंघ, कांग्रेस और भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे बहुत सारे दलों को अपने साथ शामिल करके संसद तक मार्च निकाला, मार्च इन द धरना किया। इंदिरा गांधी ने इस आंदोलन को अपने प्रति व्यक्तिगत विरोध का विरोधी बताया। अब इंदिरा गांधी का संबंध कैसे? क्योंकि 1975 में जो इमरजेंसी लगी, कुछ ना कुछ कारण 1974 में जो घटनाएं घटी उसके कारण भी घटी। एक है नक्सलवादी आंदोलन बेटा। अब नक्सलवादी के बारे में पूरा समझाता हूँ। नक्सलवादी आंदोलन कौन करते हैं? वह क्षेत्र जो बहुत पुराने इलाकों में रहते हैं। इस अवधि में संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी कौन लोग होते हैं? जो किसी सरकार पर भरोसा नहीं रखते, वह चाहते हैं कि कोई भी उनकी ज़मीन पर कब्जा ना करे। उनकी सक्रियता बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार और राज्य विरोधी ताकतों का सहारा लिया। तो नक्सलवादी लोग वो होते हैं जो अपने समाज में किसी भी प्रकार के चेंज को नहीं चाहते, ठीक है। नक्सलवादी आतंकवादी नहीं होते। 1967 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी इलाके के किसानों ने हिंसक विद्रोह किया था, जिसे नक्सलवादी आंदोलन। तो पहली बार 1967 में किया, तो आज़ादी से पहले भी करते आ रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो इन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो लोग आजकल के लोग हैं इनकी ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं। 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में CPI पार्टी गठन किया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है CUET में और आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि 1969 में चारू मजूमदार के नेतृत्व में CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लेनिनवादी का गठन किया गया। इस पार्टी ने क्रांति के लिए गुरिल्ला युद्ध क्या होता है बेटा? कि कहीं से भी किसी को उठा के मार देना, भाग जाना। नक्सलियों ने धनियों की ज़मीनें या भूस्वामियों की ज़मीनें बलपूर्वक छीनकर गरीबों में बांट दी। वर्तमान 9 राज्यों में 100 से अधिक आदिवासी जिलों में नक्सलवादी हिंसा जारी है। तो आदिवासी लोग ही नक्सलवादी होते हैं। वे कोई हिंसा इसलिए करते हैं ताकि कोई उनकी ज़मीन पर दखल अंदाजी ना करे, उनको उनके घर से ना निकाले, इसलिए। अब इनकी जो मांगे थी वो सुन लें बेटा आप। इन इलाकों के लोगों को उपज में हिस्सा, पट्टे की अवधि, उचित मजदूरी जैसे हक दिए जाए। भाई इनकी ये मांगते कि हम कोई भी मर्डर नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे काटेंगे नहीं, इस कंडीशन पे कि हमें जो हमारी उपज है उसका हिस्सा मिले, जो हमें ज़मीन मिली गई है पट्टे में वो निश्चित मिलती रहे। ये सब जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन और सूदखोरों का शोषण से इन लोगों को मुक्ति मिलनी चाहिए। तो ये कारण थे बेटा जिन कारण से लोग नक्सलवादी बनते हैं। नक्सलवादी जो हमारे देश में भी मीडिया दिखाते हैं बहुत गंदे होते हैं, वो गंदे नहीं होते हैं। कारण बता रखा है क्या होता है बेटा? क्योंकि ये जबरन मजदूरी करवाते हैं आदिवासियों से, उनको मारते पीटते हैं, तब ये लोग हिंसा पे उतर आते हैं। अब रेल हड़ताल, भाई देखो मैंने कहा था 1974 की घटना है, कहीं ना कहीं 1975 के आंदोलन के लिए, इमरजेंसी के लिए जिम्मेदार रही। तो 1974 में एक आंदोलन और हो गया। क्या हो गया बेटा? कि रेल हड़ताल हुई थी, सबसे बड़ी रेल हड़ताल इतिहास में हुई आज तक। नोट करना इस चीज़ को, कब हुई थी? 1974। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी रेल हड़ताल 1974 में हुई थी। जॉर्ज फर्नांडीज, क्या नाम है भाई? जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय समिति ने रेलवे कर्मचारियों की सेवा तथा बोनस आदि से जुड़ी मांगों को लेकर 1974 में हड़ताल करी। तो किस किस परेशानी को लेकर? कर्मचारियों की सेवा की जो नियम कानून कुछ होंगे और बोनस आदि से जुड़ी समस्याओं से लेकर 1974 में हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने हड़ताल को असंवैधानिक, संविधान के खिलाफ घोषित किया और उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई। तो रेल हड़ताल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मजदूरों, रेलवे कर्मचारियों, आम आदमी और व्यापारियों में काफ़ी असंतोष उत्पन्न हो गया। तो अब याद होगा कि आपको क्या क्या कारण थे इमरजेंसी के। आर्थिक पढ़ चुके हैं, ये आपके राजनीतिक कारण में आ जाएंगे। ये जो हड़ताल किस में आएगा बेटा? राजनीतिक कारण में आ जाएगा, ठीक है। अब न्यायपालिका संघर्ष, अंतिम जो आग में घी डालने का काम किया वो न्यायपालिका संघर्ष। ये सब कारण किसके थे? इमरजेंसी के। तो सरकार के मौलिक अधिकारों में कटौती,
सरकार ने मौलिक अधिकारों में कटौती कर दी, संपत्ति के अधिकार में काट छाट की और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर ज़्यादा शक्ति देना प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। तो सरकार ने जो रूल बनाए थे न्यायपालिका ने उनको नहीं माना। सरकार जेम्स शेल्ट, के.एस. हेगड़े की जगह तथा एन ग्रोवर की जगह हमारे क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में जो सबसे बूढ़ा होता है उसको हम मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। लेकिन इन तीनों को छोड़ के इंदिरा गांधी ने किसको बनाया? ए.एन. रे को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करवाया। सरकार के इन कार्यों से प्रतिबद्ध न्यायपालिका नौकरशाही की बातें होने लगी थी। और आपातकाल की घोषणा क्यों की गई, उसकी घटनाएं ये रही। अभी आपने क्या पढ़ा? छात्र आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के 3 महत्वपूर्ण समाजवादी तत्व, राम मनोहर लोहिया के 2 समाजवादी सिद्धांत और DDU के 3 सिद्धांत। इसके बाद आपने जो पढ़ा बेटा वो पढ़ा कैसे रेल हड़ताल की गई 1974 में कर्मचारियों की सेवा और बोनस से जुड़े मामलों की। और उसके बाद पढ़ते हैं आपातकाल की घोषणा। तो 12 जून को क्या हुआ था बेटा? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा, इसको याद रखना बेटा, जिसने इंदिरा गांधी के पद को असंवैधानिक करार दिया। तो 12 जून 1974 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा, इंपॉर्टेंट है बेटा, ने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित किया। तो वो डेट याद रखना, वो व्यक्ति याद रखना और वो कोर्ट याद रखना। कौन सा कोर्ट है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी क्या किया? उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगन आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी केवल सांसद बनी रहेंगी, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं ले पाएंगी। तो इंदिरा गांधी को लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर बोल देगा तो बात माननी पड़ेगी। तो इस तरीके से 25 जून 1975 में रात को इमरजेंसी लगा दी। और उस दिन सुबह क्या हुआ? उस दिन सुबह सुनो कि 25 जून की सुबह को, 1 मिनट रुक जाइए बेटा, हाँ, 25 जून 1975 को जयप्रकाश के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे सरकार की बातें ना माने, सरकार के आदेशों का पालन ना करें। तो इसलिए उसी दिन रात को, आधी रात को 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 352, जो मैं पहले बता चुका हूँ, आंतरिक गड़बड़ी होने की आशंका पर राष्ट्रपति ने आपातकाल से सिफारिश की। राष्ट्रपति से क्या कहा कि आपातकाल लगाओ, और राष्ट्रपति जो कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में थे उन्होंने आपातकाल लगवा दिया। तो ये कुछ घटनाएं, ये डेट आप स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें, ये परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपातकाल कैसे कैसे लगा, क्या कारण रहे हैं, ठीक है, और क्या परिणाम हुए आपातकाल के। तो जो रिजल्ट आया बेटा वो आया कि विपक्षी नेताओं, जितने भी पार्टी थी कांग्रेस के अलावा, सबको जेल में डाला गया। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि प्रेस को बिना किसी इजाज़त के छापना कुछ भी अलाउड नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात इस्लामी, ये हिंदुओं का संघ है और ये मुसलमानों का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना, प्रदर्शन, हड़ताल पर रोक लगा दी। नागरिकों के मौलिक अधिकार निष्प्रभाव हुए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या परिणाम हुए समाज में, देश में क्या परिणाम हुए इमरजेंसी के। तो ये परिणाम हुए। सरकार ने निवारक नजरबंदी कानून बनाया और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जो उनके खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी के। इंडियन एक्सप्रेस, स्टेटमेंट जैसे बड़े बड़े समाचार पत्रों ने जिन खबरों को छापने की इजाज़त नहीं थी वह खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। सेमिनार और मैन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाएं बंद हो गई। कन्नड़ लेखक शिवराम साकारन और हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने आपातकाल में अपनी जो सरकार ने पदवी दी थी, पद्मश्री या जो भी पदवी होती है वो लौटा दी। और 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ, अनेक परिवर्तन किए गए। ये भी आता है कि कब किया गया, 1976 में किया गया। और क्या परिवर्तन हुए कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन को अदालत में चुनौती नहीं दे सकते कोई भी इंसान, तथा विधायिका के कार्यकाल को 6 साल कर दिया गया। 5 साल तक करते ना बेटा, अब 6 साल कर दिया गया। तो ये 42वें संशोधन इज द मेन संशोधन ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1976 में किया गया कि कोई भी नेता अगर पीएम है तो जब तक वो पीएम रहेगा उस पर कोई केस नहीं चल सकता, तभी तो नेता छूट जाते हैं। आपातकाल के कुछ पक्ष में बोलने वाले लोग, कुछ विपक्ष में। तो पक्ष में जिसने बोला सुन लो कि बार बार धरना प्रदर्शन से लोकतंत्र बाधित होता है। किसी ने कहा कि अच्छा वो लोग ये लगा दिया आपातकाल, क्यों लगा दिया, क्योंकि बार बार धरना दोगे देश का कामकाज कैसे चलेगा। विरोधियों द्वारा गैर संसदीय राजनीति का सहारा, विरोधी लोग गलत तरीके का फायदा उठा रहे हैं, सरकार के कार्यक्रम में अड़चन पैदा कर रहे हैं, भारत की एकता के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं,
इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को लागू करने में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये आएगा किसने सहायता करी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने समर्थन दिया। तो पक्ष में है, विपक्ष में सुन लो बेटा, विपक्ष में कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जनता को सरकार का विरोध करने का अधिकार होता है, तो क्यों लगाई इमरजेंसी? विरोध आंदोलन ज़्यादातर अहिंसक थे, तो क्यों लगाई इमरजेंसी? गृह मंत्रालय उस समय कानून व्यवस्था की चिंता जाहिर नहीं करी। संवैधानिक प्रावधानों का जो संविधान के नियम है उसका गलत उपयोग किया गया बेटा। तो ये विपक्ष बोलता है, वो पक्ष वाले बोलते हैं। आपातकाल के दौरान क्या क्या कार्य किए गए इंदिरा गांधी ने, सुन लो। 120 सूत्री कार्यक्रम स्कीम लाए गए, भूमि का पुनर्वितरण स्कीम, खेतिहर मजदूरों के परिश्रमिक पर पुनः विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, जनता। तो 20 सूत्री कार्यक्रम लाए गए इमरजेंसी के दौरान। विरोधियों को निवारक नज़रबंदी, जो भी विरोधी थे उसको जेल में डाल दिया गया। मौखिक आदेश से अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी। ये सब आपातकाल के ड्यूरिंग जो घटना घटी। अखबारों के दफ्तर की बिजली काट दी, दिल्ली से झुग्गी बस्तियों को हटाना शुरू कर दिया और जबरन नसबंदी जैसे कार्यक्रम शुरू किए दिल्ली में। तो ये आपातकाल के दौरान जो घटनाएं घटी ये महत्वपूर्ण है बेटा, याद रखना चीज़ को। आपातकाल को सबक मिले, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारत में आपातकाल के क्या सबक मिले भारत को। तो याद रखना है कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत कमजोरियां उजागर हो गई। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट याद हैं, लेकिन जल्दी कामकाज लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र विदा कर पाना कठिन है। तो पहला जो सबक मिला कि भारत में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लोकतंत्र नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि आपातकाल क्यों लगाया गया? क्योंकि लोगों को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। तो लोकतंत्र की कमी निकली, लेकिन एक ताकत भी उभर के आई कि जब लोकतंत्र एंड हुआ तो उसके तुरंत बाद लोकतंत्र फिर से चालू हो गया। अगला, आपातकाल की एंड के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। अब लोगों ने, न्यायपालिका ने क्या किया? जनहित याचिका जैसे या कोई महत्वपूर्ण रूल्स द्वारा लोगों के अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई संगठन बनवाए गए। संविधान में आपातकाल में आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया कि जब देश की जनता सरकार से विरोध कर दे तब ये इमरजेंसी लगाओ, ऐसे मत लगाओ। और चौथा कि इसके साथ ही आपात की घोषणा अब केवल मौखिक नहीं लिखित भी देनी होगी। चौथा, आपातकाल में शासक दल पुलिस और प्रशासन को अपनी राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया था, तो इसको आज़ादी मिले, यानी पुलिस को और आज़ादी मिले लोग किसमें? आपातकाल में। तो 4 महत्वपूर्ण सबक मिले बेटा, इसको नोट करना है। परीक्षा में सेम टू सेम प्रश्न आएगा कि 4 सबक कौन से मिले 4 नंबर का। तो एक तो ये कि भारत की कमजोरियाँ दिखने लगी, लेकिन आपातकाल के बाद फिर से जब लोकतंत्र राह पर लौट गया तो भारत में लोकतंत्र हटाना बहुत मुश्किल है। और आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्तियों के अधिकारों के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। एक और कि उसके बाद क्या हुआ, आपातकाल के बाद जो राजनीतिक परिवर्तन आए बेटा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। नंबर 1, जनवरी 1977 में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का, तो पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी जीती थी इस बार 1977 के इलेक्शन में। तो 1977 में क्या हुआ? जनता पार्टी बनी। कांग्रेसी नेता बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल का गठन किया जो जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये जरूर याद रखना किसने कौन सी पार्टी बनाई, CUET वाले याद कर लो बेटा आप। जनता पार्टी ने आपातकाल की ज्यादतियों को मुद्दा बनाकर चुनाव में जनमत संग्रह किया और 1977 में पहली बार इंडियन हिस्ट्री में कांग्रेस हारी थी। कब हारी? 1977, यानी 1950 के बाद 1970 तक कांग्रेस पार्टी जीतती रही। आपातकाल का प्रभाव उत्तर भारत में अधिक होने के कारण उत्तर भारत में सीटें बिल्कुल नहीं मिली। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई देश के बने। चरण सिंह व जगजीवन राम जो उप प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी के पास कोई दिशा नहीं थी, यानी कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई लीडर अच्छा नहीं था, कोई कार्यक्रम नहीं था, तो वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई और इसलिए 1980 में फिर चुनाव करवाने पड़े 3 साल बाद, यानी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और कांग्रेस पार्टी को 353 सीटें फिर से मिल गई, यानी फिर से टॉप पार्टी बन गई। अब सहयोग क्या होता है बेटा? सहयोग जेसी शाह के नेतृत्व में बना था बेटा। इसका जो मुख्य कार्य था कि आपातकाल में जो गड़बड़ियाँ हुई उनकी जांच करना। इसकी जो नियुक्ति की गई थी जनता पार्टी ने की थी। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व रिटायर चीफ जस्टिस रह चुके थे। इनकी अध्यक्षता में 1977 में क्या बनाया गया? एक सहयोग बनाया गया। सहयोग ने क्या जो जांच करी और निष्कर्ष निकाला कि आपातकाल की घोषणा निर्णय केवल प्रधानमंत्री का था, यानी राष्ट्रपति नहीं चाहता था। समाचार पत्रों कार्यालयों की बिजली बंद करना पूर्णतः अनुचित था।
प्रधानमंत्री निर्देश पर अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डालना भी गैर कानूनी था, और मीसा जो एक रूल है उसका दुरुपयोग किया गया। तो ये 4 चीज़ें शाह आयोग ने बताया कि इंदिरा गांधी ने जो लगाया इमरजेंसी वो गलत थी एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं बेटा। और एक और है, कुछ लोगों ने आधिकारिक पद पर ना होते हुए भी सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप किया। ये 5 पॉइंट है। उसके बाद नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय। तो नागरिक स्वतंत्रता संगठनों का उदय 1976 में शुरू हुआ। इन संगठनों ने केवल आपातकाल बल्कि सामान्य स्थितियों में लोगों की, तो जब लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ 1975 में, तो 1976 में बहुत सारे संगठन बने लोगों की हेल्प के लिए। इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? इनको नागरिक संगठन बोलते हैं। 1980 में नागरिक स्वतंत्रता लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोगों का संघ नाम बदलकर एक नया संघ बना बेटा, वो नागरिक स्वतंत्रताओं के लोगों का संघ रख दिया गया। तो 1980 में एक नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए संघ बनाया गया। गरीबी, सहभागिता, लोकतांत्रिकरण, निष्पक्षता के संबंधित चिंताओं के संदर्भ में नागरिक स्वतंत्रता संगठन बनाए गए। तो बहुत सारे संगठन बनाए गए लोगों की स्वतंत्रता के लिए, ताकि उनको जबरदस्ती जेल में ना डाला जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। 3 अभ्युत्थान हुए। पहला ये हुआ था बेटा 1950 के दशक से 1970 के दशक तक। तो लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की बढ़ती सहभागिता को, यानी जब जनता राजनीति में अपनी हिस्सेदारी दिखाता है, चाहे वो वोट डालकर दिखाए, चाहे उसके जो नियम है उस पर चर्चा करके दिखाए, उससे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहा गया है। इस सिद्धांत के आधार पर समाज विज्ञानी यानी समाज के बारे में सोचने वाले स्वतंत्रता उत्तर इतिहास में 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की चर्चा करते हैं। तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का मतलब क्या? जनता की बढ़ती भागीदारी। पहला हुआ था 1950 से 1970 के दशक में, जो केंद्र व राज्य दोनों की लोकतांत्रिक राजनीति में भारतीय वयस्क मतदाताओं की बढ़ती सहभागिता पर आधारित था। यानी कि 1950 के दशक में जो केंद्र और राज्य दोनों तरफ जो चुनाव हुआ करते थे, यानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में, लोगों ने सहभागिता, वयस्क मतदाता की जनसंख्या बहुत बड़ी। मैंने कहा ना, वोट डालना भी आप राजनीति में हिस्सा ले रहे हो। तो पहली सहभागिता कब थी? 1950 के दशक से 1970 के दशक में, जब लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिए। पश्चिम ने इस मिथ्या को सिद्ध करते हुए एक सफल लोकतंत्र आधुनिकरण, नगरीकरण, शिक्षा, मीडिया पर पहुंच पर आधारित होता है। संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत पर लोकसभा, राज्यसभा के विधानसभा के सफल आयोजन पे भारतीय का प्रथम, यानी पहली बार देश में चुनाव हुए और चुनाव सफल हुए। तो प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कब हुआ? जब लोगों ने मतदाता वोट डालना शुरू कर दिया। दूसरा 1980 के दशक में, जब समाज के निम्न वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग की राजनीति में सहभागिता, जब राजनीतिक सहभागिता कैसे बढ़ी, उन राजनीतिक कार्य में चर्चा करनी शुरू कर दी, नेता चुनना शुरू कर दिए। SC ST OBC वाले नेता जब लोग नेता बनने लगे, तो इस सहभागिता को बोलते हैं कि भारतीय राजनीति को इन वर्गों के लिए अधिक अनुग्राही और सुगम बना दिया। यानी जब इस निम्न वर्गों के लोग राजनीति में हिस्सा लेने लगे, तो उसे द्वितीय अभ्युत्थान कहा गया। तीसरे की बात करते हैं बेटा, 1990 के दशक में हुआ था बेटा, जब देश में LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। इससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था और राजनीति में सभी लोगों का, अब हम घर बैठे फ्लिपकार्ट से कुछ मंगवाते तो क्या है, हम भी कहीं ना कहीं सरकार के उस कामकाजों में हिस्सेदारी दिवाते हैं। तो इसे तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहा गया। तृतीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान एक प्रतिस्पर्धी चुनाव राजनीति का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि श्रेष्ठतम उत्तरजीविता, जीने के लिए बेस्ट, हम वही चीज़ देते हैं जो बेस्ट होती है, उसके लिए श्रेष्ठतम उत्तरजीविता के सिद्धांत पर आधारित न होकर योग्यता की उत्तरजीविता पर आधारित हो गया। जो बेस्ट है वही जी सकता है। ये परिवर्तन भारतीय चुनावी बाजार में 3 परिवर्तनों को रेखांकित करता है। राज्य से बाजार की ओर, यानी राज्य ने बाजार में जो प्रतिबंध लगा रखे थे वो एंड कर दिए। सरकार ने शासन में सुधार किए, और नियंत्रक राज्य में सुविधा प्रदाता राज्य की ओर। अब राज्य केवल काम है सुविधा प्रदान करना, लाइसेंस देना और लोगों को अपने आप काम करने देना। तो ये 3 अभ्युत्थान हुए थे बेटा। अभी प्रश्न आ गया बेटा, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य क्या था? देश में भ्रष्टाचार को हटाना। प्रेस सेंसरशिप का मतलब क्या होता है? कि कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना। सहयोग की स्थापना 1977 में बेटा। विधायिका को बढ़ाकर 6 वर्ष कब किया था? 42वें संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। कौन सा कार्यक्रम था गरीबों के लिए? 20 सूत्री कार्यक्रम था। ये सही करके लिखने हैं, इनको छोड़ देते हैं हम। अब खालिस्तान भरते हैं। घोषणा राष्ट्रपति कौन थे? उनका नाम आपको बताता हूँ। ये राष्ट्रपति का नाम बेटा, फखरुद्दीन अली अहमद, ये राष्ट्रपति थे बेटा देश के।
ठीक है। और 1976 में किस संगठन का निर्माण हुआ था? लोगों की सुविधा के लिए स्वतंत्रता संगठन, जो अभी आपको नाम बताया था ब्रैकेट में था, वो याद करना है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका मतलब सरकार, न्यायपालिका जनता के प्रति प्रतिबद्ध है, जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया। किसे भारतीय मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ए.एन. रे को बेटा। किस अनुच्छेद के अनुसार इमरजेंसी लगाए गए? 352। और समग्र क्रांति कौन लेकर आए थे बेटा? ये लेके आए थे जयप्रकाश नारायण जी। रेल हड़ताल किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉर्ज फर्नांडीज के। जेपी किस आंदोलन को समर्थन करने वाले दल का नाम क्या है? जनसंघ। ठीक है, ये सब आपको अब समझ आ गया होगा। लोकपाल की संस्था का समर्थन किसने किया था बेटा? लोकपाल का क्या था? जयप्रकाश नारायण ने। चौबुर्ज राम मनोहर लोहिया ने। अब कुछ प्रश्न उत्तर है 2 अंक के कि किन 2 संगठन पे? आरएसएस, जमात इस्लाम। तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमात इस्लाम। पीछे जाएंगे आपको सब उत्तर मिल जाएंगे। किन मुद्दों पर? खाद्यान्न, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर। नक्सलवादी आंदोलन के 2 कार्य क्या है? वह चाहते हैं कि उनकी ज़मीन पे उनका हक हो, उनको अपनी ज़मीन पर पूरा अधिकार हो, इस तरीके से। 42वें संशोधन में किन 2 मुख्य बदलावों का उल्लेख किया गया? एक तो प्रधानमंत्री कार्यकाल विधायिका का कार्यकाल 5 से 6 साल कर दिया, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी केस नहीं कर सकता। जनता पार्टी क्यों जीत गई? कांग्रेस पार्टी की हार से। क्यों हार गई? क्योंकि इमरजेंसी लगाई गई थी और लोगों को जानबूझ के मौलिक अधिकार नष्ट कर लिए गए थे। ठीक है, ये सब आपको पता है। सीपीआई कौन थे? सीपीआई के आपातकाल घोषणा इसने करी थी बेटा। और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कौन करना चाहते हैं? जयप्रकाश नारायण। लोकतंत्र बचाओ जनता पार्टी, सीपीआईएल, शाहरुख मजूमदार। रेल हड़ताल 1974 में हुई थी। मांग पता है? कर्मचारियों की सेवा और बोनस संबंधी। 1977 में की गई थी। किसकी जांच करने के लिए? आपातकाल की जांच करने के लिए। निवारक नज़रबंदी क्या होता है? किसी को बिना किसी गुनाह के जेल में डाल देना, ये सब। तो ये एक अनसीन पैसेज है, इसको वीडियो को मैं पॉज करके इसको पढ़ना है। अब कुछ काम आपको भी करना है बेटा, ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आसान है, मैं बिना पढ़ दे दूंगा। कब लगाया गया बेटा? किस अनुच्छेद में? 352 में। कौन राष्ट्रपति थे बेटा? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। किस आधार पर लगाया था बेटा? अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका में। अब 4 अंक के प्रश्न। 1970 दशक के प्रारंभ में न्यायपालिका विधायिका के बीच संघर्ष रहा। कैसे? कि विधायिका ने क्या कर दिया? मौलिक अधिकारों को काट दिया। ठीक है, संपत्ति के अधिकारों में काट छांट कर दी, और मुख्य न्यायाधीश को बनाने में बहुत फेरबदल किए गए। तो इन 4 पॉइंट को लिख सकते हैं आप। आपातकाल विपक्ष की भूमिका। विपक्ष ने इसका विरोध किया, विपक्ष को जेल में डाल देगा, विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी को बहुत भला बुरा कहा, उसकी कमी उजागर कर, ये सब लिख देंगे आप। और पक्ष में क्या तर्क दिया बेटा? विपक्ष में ये भी करेंगे कि विपक्ष चाह रहा था कि ये धरना देना लोकतंत्र की खास बात है, धरना अहिंसक था, ये सब चीज़ें। चित्र वाले प्रश्न देख लो बेटा। ये कांग्रेस है, सभी पार्टियां 1977 के चुनाव में क्यों कांग्रेस पार्टी हार गई थी, और 1980 के चुनाव में ये हुआ सुपड़ा साफ, यानी फिर से एक बार इंदिरा गांधी जीत गई थी। अब ये 6 अंक के प्रश्न। किन्हीं 4 परिस्थितियों का वर्णन करें। आपातकाल घोषणा की गई। आर्थिक बता दोगे आप, बांग्लादेश का संकट आ गया, गरीबी आ गई, ठीक है, विदेशी मुद्रा का कर्ज आ गया, ये सब लिख देंगे। गरीबी हटाओ का नारा सफल नहीं हुआ, तो ये आर्थिक कारण। छात्र आंदोलन लिख देंगे हम। साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के पद को असंवैधानिक घोषित किया, ये लिख देंगे हम। और चौथा लिख देंगे राजनीतिक जो धरना प्रदर्शन बार बार, ये सब लिख सकते हैं। क्यों की गई, ये सभी पॉइंट ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। 3 सबक क्या मिले? 4 सबक बता दें कि देश में लोकतंत्र कभी गायब नहीं हो सकता। अदालत ने क्या किया कि नागरिकों के अधिकारों के लिए कई संगठन बनाए। चौथा क्या कहा? चौथा कहा कि किसी भी तरह लोगों को जो जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को मैंने एक बार आपको बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और पेपर के लिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें। एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।